विक्रम की बातें सुनने के बाद अनिका अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है, इतना कि आंसू भी सूख जाते हैं। कल रात से उसने कुछ खाया नहीं था, जिससे कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था उसका, पर किससे कहे, वो अपनी तकलीफ़ किससे बांटे, वो अपना दर्द किससे कहे, था ही कौन उसका। वो जल्दी से उठती है और अपने कपड़े बैग में रखने लगती है। विक्रम बिना नाश्ता किए ही वेद को स्कूल छोड़ने चला जाता है और वहाँ से सीधा ऑफिस। रास्ते में भी वेद एकदम चुप होता था, बिल्कुल शांत, और विक्रम भी बिल्कुल खामोश था। विक्रम नोटिस करता है कि वेद बहुत उदास है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वेद ज़्यादा नहीं बात करता, बस चुपचाप बाहर देखने लगता है कि विक्रम ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसे याद करके विक्रम को बहुत बुरा लग रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। अनिका का चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ऑफिस पहुंचकर आज विक्रम बहुत गुस्से में था। ये कोई भी उसका चेहरा देखकर बता सकता था। वो सीधा अपने कैबिन में जाकर अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी मंगाता है। पियून आकर कॉफ़ी रखकर चला जाता है। विक्रम जैसे ही कॉफ़ी पीने लगता है, उसे अनिका की याद आ जाती है। मन ही मन रात को भी उसने मेरी वजह से खाना नहीं खाया था, और फिर सुबह भी वो कॉफ़ी का मग वापस रख देता है। दिल नहीं मानता उसका पीने को। बड़ी मुश्किल से वो अपना ध्यान फाइल में लगाता है। दूसरी तरफ रंजीत के आदमी उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। भाई, वो हमने अपनी सारी ताकत लगा दी, सारे खबरियों से पूछा, पर भाई किसी को कुछ नहीं पता कि रात के अंधेरे में वो गाड़ी कहाँ चली गई। पर आप चिंता मत कीजिए भाई, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाभी जल्दी मिल जाएगी। तुम्हारी कोशिशों का मैं क्या करूं? मुझे मेरी अनिका चाहिए, समझे तुम? रंजीत उन पर गरजता है। जब वो इस शहर में नहीं मिली तो इसका मतलब है कि वो शहर से बाहर गई है। जाओ, सब बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जी भाई। सब चले जाते हैं। रंजीत गुस्से से दांत पीस के, गलती कर दी अनिका, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो इस शहर से बाहर जाने की हिम्मत की तुमने। मना किया था ना मैंने, मेरे से दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। पर नहीं, तुम्हें तो वही काम करना होता है जो मैं मना करूं। पर कोई बात नहीं मिस अनिका शर्मा, तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूँगा, कहीं से भी कैसे भी। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा इसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तुम्हारी वजह से मेरा भाई दूर हो गया मुझसे, वो भाई जो जान देता था मुझ पर, और आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई मेरी जान लेने की बात कर रहा है। इसका अंजाम तुम भुगतोगी अनिका। उधर अनिका ने अपने कपड़े बैग में रखकर कमरे से बाहर आती है। सुनीता जी उसको देखकर, अनिका ये तुम? अनिका बीच में ही, कुछ मत कहना माँ, प्लीज़। आज कुछ नहीं, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, मुझे मत रोकना प्लीज़। सुनीता जी उसके पास जाकर, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें जाना है ना, जाओ, पर अभी नहीं, शाम को मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊँगी। नहीं माँ प्लीज़, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब नहीं। मैं बोझ नहीं बनना चाहती किसी पर। बेटियाँ कभी बोझ नहीं होती माँ पर। बस मैंने कह दिया ना, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती। अनिका मन मसोस कर रह जाती है और उसे सुनीता जी की बात माननी पड़ती है। जी माँ, बस इतना ही कहती है वो। सुनीता जी ने कहा, चलो अब खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज़, बाद में खा लूँगी। ये बोल वो अपने कमरे में चली जाती है और बेचैनी से शाम होने का इंतज़ार करती है। सुनीता जी मन ही मन, ये तुमने ठीक नहीं किया विक्रम। अरे ये बच्ची तो पहले से ही इतनी परेशान है
ऊपर से तुमने उधर विक्रम का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। जितनी वो कोशिश कर रहा था अनिका के बारे में ना सोचने की, उतना ही वो अनिका को याद कर रहा था। पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, रोना बंद हुआ होगा या नहीं। विक्रम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। झुंझलाकर वो सारी फाइल्स को हाथ मारकर गिरा देता है और मीटिंग कैंसिल कर देता है। तभी कैबिन में उसका बचपन का दोस्त विशाल, जो कि विक्रम का बिजनेस पार्टनर भी है, वो आता है। विक्रम को देखकर उसने कहा, क्या हुआ है तुझे, क्यों सब पर गुस्सा कर रहा है? विक्रम उसको देखकर, पका मत, ये बता कि तू आज भी क्यों आ गया? काम में तो तेरा ध्यान रहता नहीं, बस आवारागर्दी करना है तुझे। और अब देखो कैसे बेशर्मों की तरह दांत दिखा रहा है। विशाल ने कहा, हो गया तेरा, चल अब ये बता कि तू क्यों परेशान है? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है। इसके बाद विक्रम उससे सारी बात बताता है। विशाल ने कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब तू पूरा पागल है। घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? कितनी बार कहा है ज़्यादा गुस्सा मत किया कर, पर नहीं, तू सुनता कब है मेरी? विक्रम उसकी बातें सिर झुकाकर सुन रहा था। विशाल उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, चल अच्छा ये बता, तुम्हारी वो मेहमान खूबसूरत है क्या? विशाल के ऐसे पूछने पर विक्रम के सामने अनीका का चेहरा आ जाता है। बताना कैसी दिखती है वो? विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, पता नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा। हाँ हाँ, तू क्यों देखने लगा? तुझे तो गुस्सा करने से फुर्सत हो तब ना। चल अब तू एक काम कर, तू घर जा, यहाँ मैं सब काम देख लूँगा। विक्रम ने कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। विशाल ने कहा, गुस्सा कर सकता है पर माफ़ी नहीं मांग सकता। मैं कह रहा हूँ ना, तू जाकर माफ़ी मांग, तब तक तुझे चैन नहीं आएगा। और माफ़ी मांगने के बहाने ये भी देख लेना कि वो खूबसूरत है या नहीं। ये कहते हुए वो अपनी आई ब्लिंक करता है। विक्रम उसके ऊपर फाइल फेंककर मारता है और बोलता है, तू कमीना सुधरेगा नहीं। वो घड़ी में टाइम देखकर, वेद का स्कूल भी खत्म हो गया होगा, उसे लेकर ही घर जाऊंगा। विशाल ने कहा, ध्यान से जाना, गुस्सा कम करना। विक्रम आगे बढ़ जाता है। विशाल ने पीछे से कहा, और मुझे फ़ोन करके ज़रूर बता देना कि वो खूबसूरत है या नहीं। विक्रम वेद को स्कूल लेने के लिए जाता है। रास्ते में मन ही मन सोचता है, आज तो पक्का उसे माफ़ी मांग कर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर अनीका ना तो कमरे से बाहर आती है और ना ही उसने कुछ खाया है। सुनीता जी फ़ोन पर, देखिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आप सब चीज़ें चेक करके रखिए। जी हाँ, हम आज रात ही वहाँ पहुँचेंगे। फिर फ़ोन रखकर मन ही मन सुनीता जी ने सोचा था तो मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। सुनीता जी, ये तो विक्रम की गाड़ी है, ये इतनी जल्दी वापस आ गया। तभी वेद भागते हुए अंदर आता है और सुनीता जी से लिपट जाता है। अरे वाह, आज मेरा राजा बेटा बहुत खुश है। हाँ दादी, आज मेरा टेस्ट था और मैंने बहुत अच्छा किया है। तभी विक्रम अंदर आता है। उसे देखकर वेद अपने कमरे में चला जाता है और सुनीता जी अपने कमरे में। ये देखकर विक्रम बड़बड़ करते हुए बोला, सबको मुझसे ही दिक्कत है। जाते जाते वो अनीका के कमरे की तरफ देखता है, जो कि अंदर से बंद था। वेद अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की फ़ोटो को हाथ में लेकर बात करने लगता है। बाहर से गुजर रहे विक्रम के कान में कुछ आवाज़ें आती है। वो हल्का सा वेद के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखता है। वेद अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर, पता है मम्मा, आज ना मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया। अब ना मैं रोज़ स्कूल जाऊँगा, मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। वो जो आपकी दोस्त आई है ना दादी जी के साथ, पता है मैंने उसे अपना मम्मा समझ लिया था,
फिर उन्होंने मुझे समझाया कि वो मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो आप हो और उनको आपने ही भेजा है। वो अब तो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। दरवाजे पर खड़ा विक्रम सब सुन रहा था। आंखों से आंसू बह गए थे। पता है मम्मा, आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आप स्टार बन गई है। हमेशा मुझे देखती है, हमेशा मेरे पास रहती है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है। जब पापा ने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर आपकी दोस्त ने समझाया कि पापा से गुस्सा नहीं करते। पापा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। इसलिए तो मैं पापा की बात मानकर आपकी दोस्त से बात नहीं कर रहा। ये सब सुनकर विक्रम का सिर घूम जाता है। और पता है, जब मैंने उनसे कहा कि मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है, आप मुझसे बात करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चली जाऊंगी। फिर किससे बात करोगे? इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपसे बात करूं। आप सब सुनती हो, है ना मम्मा? ये कहकर वो अपनी माँ की तस्वीर को चूम लेता है। आई लव यू मम्मा। विक्रम अपने कदम वापस खींच लेता है। उसमें और सुनने की ताकत नहीं होती। बेवश अपने कमरे में जाकर ये मैंने क्या कर दिया, उस पर गुस्सा किया। उसे चले जाने के लिए बोला, जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। जो बातें मैं वेद को इतने सालों में समझा नहीं पाया, वो महज 15 मिनट में समझा दिया उस लड़की ने। क्यों मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया? क्यों अब किस मुंह से उसके सामने जाऊँ? ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? अरे वो तो मेरे बच्चे को कितनी अच्छी बातें सिखा रही थी, जबकि वो इसका उल्टा भी सिखा सकती थी। और मैंने उस लड़की पर शक किया कि वो इस घर में अनिका की जगह लेना चाहती है। अपना सिर पकड़कर वो वहीं बैठ जाता है। सुनीता जी सबको खाने के लिए बुलाती है। वेद आ जाता है। विक्रम मना कर देता है, ये कहकर कि उसको भूख नहीं है। उधर अनिका भी मना कर देती है। सुनीता जी मन ही मन, ये दोनों एक जैसे ही है। फिर वो वेद को खाना खिला देती है, पर खुद नहीं खाती। जैसे जैसे शाम हो रही थी, सुनीता जी की बेचैनी बढ़ रही थी। वो किसी तरह अनिका को यहाँ रोकना चाहती थी। खैर, शाम हुई। विक्रम बेचैन से अपने कमरे में बैठा था। बस वो किसी भी तरह अनिका से माफ़ी मांगना चाहता था, पर कैसे? तभी उसके दिमाग में आता है कि शाम को अनिका गार्डन में ज़रूर आएगी। ये सोचकर वो पहले ही गार्डन में चला जाता है कि जैसे ही अनिका आएगी वो उससे बात करेगा। ये सोचते हुए वो गार्डन की ओर चला जाता है। वेद गार्डन में बॉल से खेल रहा था। विक्रम जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र सामने से चली आ रही अनिका पर पड़ती है। वो मुस्कुरा उठता है। तभी उसकी नज़र अनिका के हाथ में जो बैग है उस पर पड़ती है, और पीछे से आ रही सुनीता जी पर भी। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वेद भागकर अनिका के पास आता है और उसके पीछे पीछे विक्रम भी। वेद ने अनिका से कहा, आप जा रहे हो? अनिका बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, कभी ना कभी तो जाना ही था। वो विक्रम की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। विक्रम को उसकी बात चुभ जाती है। सुनीता जी विक्रम के पास जाकर धीरे से कहती है, अब तो खुश होना तुम, जा रही है वो यहाँ से। विक्रम कुछ बोल नहीं पाता। उसका दिल तो करता है कि रोक दे वो अनिका को, मना कर दे जाने से, पर उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। ड्राइवर सामान गाड़ी में रखता है। वेद अनिका के पास जाकर उसके गालों पर किस करता है। मैं आपको बहुत मिस करूँगा। मैं भी। अनिका बस इतना ही कह पाती है और उसका दिल भर आता है। वो मेन गेट की तरफ चली जाती है। विक्रम सुनीता जी से, माँ, जाना ज़रूरी है क्या? सुनीता जी उसे गुस्से से देखकर बोली, ये तुम कह रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यहाँ वेद बॉल से खेलता हुआ मेन गेट से बाहर निकल जाता है। उसकी बॉल सड़क के बीचों बीच आ जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।
वेद अपनी वॉल को रोकने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ता है। सामने से एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ रही थी। अनिका की नज़र वेद पर पड़ती है। वो चिल्ला पड़ती है, वेद, वेद हट जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर सब बाहर दौड़ पड़ते हैं, पर वेद नहीं सुनता। गाड़ी और भी करीब आ जाती है। अनिका भागकर वेद के पास जाती है और उसको दूसरी तरफ धक्का दे देती है। इतने में गाड़ी अनिका से टकरा जाती है और अनिका दूर जाकर गिरती है। वेद को बचाते बचाते अनिका गाड़ी से टकरा जाती है और दूर जाकर गिरती है। सुनीता जी की तो सांसें अटक जाती है। विक्रम जोर से चिल्लाता है, अनिका। ये पहली बार था जब विक्रम ने अनिका का नाम लिया था। भागकर वो अनिका के पास जाता है। खून से लथपथ अनिका को विक्रम फटाफट उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अनिका का खून इतना बह रहा था कि विक्रम की सफ़ेद कमीज पूरी तरह से लाल हो गई थी। मासूम से वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, हालांकि उसे भी हल्की फुल्की चोट आई थी। सब लोग फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर अनिका को देखता है। सुनीता जी के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो बस अनिका के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। विक्रम भी बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हो गया। नन्हा सा वेद विक्रम के पास जाकर पूछता है, पापा, क्या ये भी मम्मा के पास चली जाएगी? विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वेद की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। सुनीता जी ड्राइवर के साथ वेद को वापस घर भेज देती है। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सुनीता जी उनके पास जाकर, डॉक्टर, कैसी है वो, ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं, वो खतरे से बाहर है। और ये सुनकर सुनीता जी और विक्रम चैन की सांस लेते हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं हैरान हूँ, इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी वो खतरे से बाहर है, वरना जिस हिसाब से उनका एक्सीडेंट हुआ है उनके कोमा में जाने के चांस थे। वैसे तो खतरा टल चुका है, पर आपको उनकी केयर करनी होगी। उनके सिर में चोट आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट उनके पैर में। पैर पर जरा सा भी वजन नहीं पड़ना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं। विक्रम ने कहा, हम मिल सकते हैं उससे? देखिए मिस्टर, अभी उन्हें होश नहीं आया है और उनको होश कब आएगा ये हम कह नहीं सकते। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सुनीता जी और विक्रम कांच के गेट से उन्हें देखते हैं, जहाँ बेशुद्ध सी अनिका पड़ी होती है। सुनीता जी का दिल भर आता है। वो बोलती है, अगर अनिका सामने नहीं आती तो आज यहाँ मेरा वेद लेटा होता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। विक्रम के आंसू भी बह जाते हैं। सुनीता जी ने कहा, इस बच्चे का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम को खुद पर शर्म आने लगती है। उसे सहन नहीं होता तो वो बाहर जाने लगता है। बाहर जा ही रहा था, इतने में एक नर्स उसके पास आकर, पेशेंट के साथ आप ही है ना? विक्रम सिर हिलाकर हाँ में इशारा करता है। प्लीज़ ये फॉर्म पर आपके सिग्नेचर चाहिए। पेशेंट का नाम अनिका। क्या लगती है वो आपकी? विक्रम खामोश हो जाता है। सर, क्या रिश्ता है आपका? पास से गुजर रही दूसरी नर्स बोलती है, अरे ये कैसे पागलों जैसे सवाल पूछ रही हो? देखा नहीं तुमने सर कैसे अपनी बाहों में उठाकर लाए थे? कितना परेशान हो गए थे। आंसू तो अब तक नहीं रुक रहे हैं सर के। तो इतना तो कोई अपने प्यार के लिए ही करता है। पहले वाली नर्स समझ गई, आपकी वाइफ है। ये सुनकर विक्रम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, ना ही वो मना करता है। डोंट वरी सर, आपकी वाइफ जल्दी अच्छी हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों बात करते हुए चले जाते हैं। उनकी बातें विक्रम के कानों में भी पड़ती है। कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। विक्रम अपने कदम वापस ले लेता है। रात हो चुकी थी। अनिका को अब तक होश नहीं आया था। विक्रम सुनीता जी के पास जाकर, माँ, आप घर जाइए, मैं रुकता हूँ यहाँ पर।
नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर वेद को भी आपकी ज़रूरत है। आप घर जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। सुनीता जी को विक्रम की बात माननी पड़ती है और वो घर चली जाती है। अनिका को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। विक्रम भी उसके पास ही बैठा था। काफ़ी टाइम हो गया था पर अनिका को होश नहीं आया था। विक्रम भी उसी कमरे में बेचैन सा बैठा था। कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, कभी इधर उधर चक्कर काटने लगता। तभी वो नर्स अंदर आती है विक्रम को देखकर। सर, अभी तक आप ऐसे ही बैठे हैं। इसके बाद वो अनिका को चेक करने लगती है। विक्रम बड़ी बेचैनी से पूछता है, इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? सर, दवाइयों का असर है, आप परेशान मत होइए, मैम को होश आ जाएगा। अब आप भी सो जाइए सर, मैं यहीं हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। नर्स मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी विक्रम को उसका दोस्त विशाल का फ़ोन आता है। हेलो, विक्रम कुछ बोलता है इससे पहले ही विशाल बोल पड़ता है। क्यों बे साले, तू तो मुझे फ़ोन करके बताने वाला था ना तुम्हारी मेहमान खूबसूरत है या नहीं। तभी विक्रम भरे हुए गले से कहा विशाल। विशाल उसकी आवाज़ की गंभीरता को समझते हुए बोला, क्या बात है विक्रम, तेरी आवाज़ इतनी भारी क्यों हो गई है? विक्रम के रुके हुए आंसू बह जाते हैं और वो सारी बात विशाल को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम कहता है अगर ये लड़की सही समय पर नहीं आती तो आज मेरा भेद, ये कहकर वो रो पड़ता है। विशाल ने कहा ये तो है, इस लड़की का हम जितना एहसान माने उतना ही कम है। चल तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, मैंने कैसे बर्ताव किया उससे, और इसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी जान दांव पर लगा दी। विशाल ने कहा कोई बात नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो बैठकर सब क्लियर कर देना। चल अब ज़्यादा मत सोच, सो जा थोड़ा टाइम। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। रात गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। विक्रम के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। कब अनिका को होश आएगा, ये सोच सोच कर उसका सिर फटा जा रहा था। विक्रम ने पूरी रात बेचैनी में ही काट दी। नींद नहीं आई उसको सुबह तक। सुबह अनिका को हल्का सा होश आता है। विक्रम फटाफट से अनिका के पास आता है। तभी नर्स अंदर आती है अनिका को देखकर। तो फाइनली आपकी वाइफ को होश आ ही गया। विक्रम उसकी तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं। अनिका पूरी तरह होश में आती है। आंखें खोलती है तो सामने विक्रम नज़र आता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। विक्रम उसके पास आता है। बड़ी मुश्किल से वो बोलती है, वेद कैसा है? ये सुनकर विक्रम की आंखें हैरानी से फैल जाती है कि इस हालत में भी उसे वेद की चिंता है। पास खड़ी नर्स ने कहा, किसी ने सही कहा है, माँ की ममता होती ही ऐसी है, अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र करती है। डोंट वरी मैम, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। विक्रम और अनिका दोनों नर्स को देखते हैं। तभी डॉक्टर अंदर आता है। अरे वाह, आपको होश आ गया। डॉक्टर अनिका का चेकअप करता है। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। नर्स, इनका नाश्ता ले आओ। वो अनिका को देखते हुए बोला, शायद आपने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर विक्रम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब ये लापरवाही नहीं चलेगी। आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। अनिका किसी बच्चे की तरह सिर हाँ में हिलाती है। डॉक्टर चला जाता है, उसके साथ विक्रम भी। डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है, वैसे तो सब ठीक है, बस पेशेंट मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ओके। विक्रम डॉक्टर से बात करने में बिजी होता है। पीछे से नर्स अनिका के पास नाश्ता लेकर आती है। अनिका उठने की कोशिश करती है। नर्स उसे सहारा देकर उठाती है। सर पूरी रात यहीं थे,
एक पल के लिए भी सोए नहीं वो। तभी विक्रम अंदर आता है। विक्रम अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका की आंखें झुकी हुई थी। नर्स अभी भी बोल रही थी, मैं जब भी आपको चेक करने आती थी, सर बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटते दिखाई देते थे। फिर उसने अनिका को खिलाते हुए कहा, मैंने किसी को भी किसी के लिए ऐसे रोते हुए नहीं देखा। आप बहुत लकी हो मैम, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर अनिका का खाना गले में ही अटक जाता है। वो खांसने लगती है। नर्स अनिका की कमर पर हल्का सा रब करते हुए बोली, आराम से मैम। फिर वो विक्रम की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे सर आप ही खिला दीजिए अपनी वाइफ को, शायद आपके हाथ से जल्दी ठीक हो जाए। ये कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। विक्रम वहीं खड़ा अनिका को देख रहा था। अनिका अपने हाथ से खाने की कोशिश करती है पर उससे खाया नहीं जाता। अचानक ही विक्रम के कदम अनिका की तरफ बढ़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले अनिका के सामने बैठ जाता है और अपने हाथ में खाने की प्लेट को उठा लेता है और उसे खुद खिलाने लगता है। वो एक चम्मच उसके आगे करता है पर अनिका नहीं खाती। वो बस खाली आंखों से विक्रम को देख रही थी। मुझे बाद में घुर लेना, पहले खाओ, विक्रम सहजता के साथ बोलता है। अनिका चुपचाप खा लेती है। दरवाजे पर खड़ी सुनीता जी दोनों को देखकर अपने कदम पीछे ले लेती है और डॉक्टर के कैबिन में चली जाती है। विक्रम अनिका को खाना खिला रहा था। अनिका चुपचाप खा रही थी। दोनों में कोई बात नहीं। जहाँ विक्रम की नज़रें अनिका के चेहरे पर थी, वहीं अनिका की चेहरे झुकी हुई थी। बस और नहीं खाना मुझे, वो झुकी पलकों के साथ बोलती है। विक्रम भी उसे फोर्स नहीं करता। ठीक है, जब मन हो तब खा लेना, ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। अनिका ने कहा, एक बात पूछूं? वो थोड़ा घबराकर बोलती है। विक्रम उसकी तरफ बिना देखे कहा, पूछो। आपने उस नर्स को बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? क्या फ़र्क पड़ता है? उसे जो सोचना है वो सोचने दो। वैसे भी उसके कहने से हम कौन सा पति पत्नी बन जाएंगे। विक्रम बेफिक्री से कहता है। तो फिर वेद के मुझे माँ बुलाने पर आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ा था? उसके कहने से मैं उसकी माँ तो नहीं बन जाती ना, वो गुस्से में बोलती है। विक्रम उसकी तरफ देखता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अनिका से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती। बाहर खड़ी सुनीता जी, वाह कमाल कर दिया, इस बेवकूफ़ को तुम ही सही कर सकती हो अनिका। बोलिए, जवाब दीजिए। वो बच्चा है, उसकी बातों का इतना असर और इस नर्स की बातों पर कुछ नहीं। या आप सच में मुझे अपनी पत्नी बनाने का सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस विक्रम को खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। माहौल को गर्म होता देखकर सुनीता जी अंदर आती है। अनिका की आंखें वेद को ढूंढ रही थी। सुनीता जी उसके पास जाकर प्यार से उसका माथा चूम लेती है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। ऐसा मत कहिए माँ, जो मेरी किस्मत में लिखा था वो होकर ही रहेगा। आप प्लीज़ अपने आप को दोष मत दीजिए। और फिर मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मौत नसीब हो जाए। उसको रंजीत की बात याद आ जाती है। तुम्हें तो मौत भी नहीं आएगी, वो भी मेरी इजाज़त का इंतज़ार करेगी जाने मन। विक्रम उसकी बात की गहराइयों को समझने की कोशिश करता है। सुनीता जी ने कहा, चुप करो पागल लड़की, ऐसा नहीं कहते। अनिका ने कहा, माँ वेद कैसा है? उसे चोट तो नहीं आई? मैं यहाँ हूँ ब्यूटीफुल लेडी। भागकर वेद अनिका के पास आता है। अनिका उसको गले से लगाने वाली होती है पर विक्रम की बात याद आते ही वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है। विक्रम भी समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वेद खुद ही अनिका से लिपट जाता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर।